बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम पहले बात सियासत की नहीं बल्कि पहले बात हम कोविड-19 की करेंगे। क्या कोविड-19 हमारे बीच में अभी है? क्या कोविड-19 खत्म हो चुका? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह अब लोगों का बिहेव है कोविड-19 के हवाले से, ऐसा लग रहा है कि लोग इसको भूल चुके हैं। अगर हम आए रोज लिस्ट जो हमारे सामने आती है, पॉजिटिव केसों की जो तादाद होती है, आए रोज वो 500 के करीब हमारे सामने जो है मस्बत केस आए दिन आते रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी लोग ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 भूल चुके हैं। ना कहीं सोशल डिस्टेंस है, ना कहीं मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, और ना ही वो प्रोटोकॉल सेट किया जाता है जिसके लिए गवर्नमेंट बार बार ऐलान करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है कि सोशल डिस्टेंस का नाम निशान नहीं है। सरकारी दफातरों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, हर एक जगह पे अब लोगों की भीड़ जमा रहती है, सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं है, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या कहें? हम कहें कि कोविड-19 अभी है या कोविड-19 खत्म हो चुका है? अभी कोविड-19 हमारे बीच में है और हालात जो है वो अभी बेहतर नहीं हुए जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगा। डॉक्टर नवीद नज़ीर से हमने बात की और जानना चाहा कि कोविड-19 अभी हमारे बीच में है या नहीं है, मगर लोगों का जो बिहेवियर है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और खासकर विंटर्स जो सीजन है, अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और यहाँ पे हम देखें तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते रहते हैं। तो उनके लिए किस तरह का एहतियात बरतने की जरूरत है, आप सुनिए डॉक्टर नवीद नज़ीर ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कोविड अभी हमारे बीच में है कि चला गया? जिस तरह अब लोगों का बिहेव है, जैसे गाइडलाइंस की हम बात करें, प्रोटोकॉल की बात करें, ना कहीं गाइडलाइंस अब दिख रही है, ना लोग उस तरह का एहतियात बरत रहे हैं, मास्क हम भूल चुके हैं, सोशल डिस्टेंस के लिए है ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये कोविड है कि हाँ वो भाग चुका है? नहीं, देखिए, कोविड के लिहाज से अगर आज की हम बात करें तो कोविड हमारे बीच में ही है, वो कहीं नहीं जाएगा और आगे भी हमारे बीच में ही रहेगा। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक हमारे पास एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके खिलाफ मौजूद नहीं होगा, तब तक हमें इंतहाई एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर इस टाइम भी हम देख रहे हैं कि हालांकि हमने एक प्लेट्यू अचीव किया हुआ है, इस टाइम हमारे जो अप्रोक्सीमेट केसेस पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में देख रहे हैं तो करीब 500 के अराउंड केसेस बदस्तूर आ रहे हैं। लेकिन अगर विंटर की आमद है तो इसमें, जैसे आप पहले खुद भी कह रहे थे, कि इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की इंसिडेंस है वो काफी हद तक इंक्रीज होती है, और हमारे मौसम का तकाजा ये रहता है कि हमारे घरों में हर कमरे में हीटिंग का अरेंजमेंट नहीं होता है, तो कोशिश रहती है कि सब अफराद खाना जो होते हैं वो एक ही कमरे में बैठते हैं। और इसको देख के हमें खदशा है, इसमें एक्सपेक्ट हम करते हैं कि अगर एहतियात नहीं लिए गए तो, क्योंकि एक ही जगह कंजेस्टेड जगह में लोग बैठने से ये इन्फेक्शन और ज्यादा फैल सकता है। और जैसे हम इस टाइम देख रहे हैं पिछले करीब 3-4 हफ्ते में कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो क्लस्टर्स में आ रहे हैं, यानी कि फैमिली क्लस्टर। एक बंदा एक फैमिली में इन्फेक्ट हो गया, वो घर पे चला गया, क्योंकि एक ही जगह बैठे रहते हैं लोग, गर्मी करने के लिए हमाम में या वगैरह जो भी उनने मखसूस समय रखा होता है, तो फिर हम देख रहे हैं कि उसी फैमिली में फिर बाकी फैमिली मेंबर्स भी कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों से यही गुजारिश है कि कोविड हमारे दरमियान ही है, हमें अपने बदस्तूर हमें काम पे जाना है, सब कुछ जो रोज मामूल का हमारा शेड्यूल है उसको फॉलो करना है, लेकिन साथ में एहतियात जो भी गाइडलाइंस है उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, यानी कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग्स। यही चीजें मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप एहतियात की बात कर रहे हैं, या सरकार ने जिस तरह जो प्रोटोकॉल इसके हवाले से सेट किया गया था, किस तरह का इंसान को एहतियात करना है। मास्क तो कहीं हम दिख नहीं रही है, ट्रांसपोर्ट तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मगर गाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है कि सोशल डिस्टेंस का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह कैसे बचा जा सकता है? हम कैसे बचा सकते हैं अपने को? पहले अगर देखिए, जब कोविड आया था तब लोगों ने कहीं ना कहीं एहतियात कर रहे थे लोग, अब अनलॉक के बाद जब पूरी तरह सब कुछ खुल गया तो ये एहतियात ही खत्म हो गया। अब नहीं, बिल्कुल, ये तो हमें फॉलो करना ही है। अब बसेस में वहां पे अगर हम जो भी गाइडलाइंस एसओपीज एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है उनको फॉलो करना है, लेकिन वहां पे भी अगर हम कहीं जगह बैठे हैं, 3-4 लोग बैठे हुए, अगर हम
इफेक्टिवली एक मास्क पहने रखें तो हमें काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल सकती है। मास्क और सैनिटाइजर या हैंड वॉश का एहतमाम करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, सोशल गैदरिंग से अवॉइड करनी है और जितना भी हम फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, 6 फीट की डिस्टेंस जो मैंडेटरी है, ये इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से बचने के लिए वो हमें पूरी कोशिश करनी है कि इतना हम एटलीस्ट करें जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में जाना चाहूंगा, जिस तरह का अभी वेदर आपने जो खुद जिक्र किया, तो हर एक घर में अभी ऐसा लग रहा है कि हर एक घर में जो बीमार है, चाहे फीवर है, किसी को जुकाम है या चेस्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसे में लोगों को किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए खाने पीने के हवाले से? और ज्यादातर लोग अब सेल्फ मेडिकेशन ही करते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, अगर किसी को भी घर में कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम डेवलप हो गया तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसको आइसोलेट होना चाहिए। बाकी नफरत खाना जो है उनसे दूर रहना चाहिए। वो कोविड भी हो सकता है, वो सिंपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, और हर किसी को मतलब ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या वो कोविड हो। तो प्रिकॉशंस जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होते हैं वो सेम है, तो इससे हम किसी भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हो गया एक आइसोलेट होना। उसके सेकंड में कहूंगा कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी हद तक वीक हो जाता है ड्यू टू लो ह्यूमिडिटी एंड लो टेम्परेचर। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें कोशिश रहनी चाहिए कि हम फ्लूइड्स काफी पिए, जिससे हमारा ये ह्यूमिडिटी का फैक्टर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि बाहर जब मजबूरी हो तो सर्दी में तभी निकले। एडिकेट जो वार्म क्लोथ्स हैं, जो प्रोटेक्टिव गियर है हमारे पास वो अगेंस्ट विंटर, तो वो यूज करें। और स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग जो इनकी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर होती है, तो कोशिश करनी यही चाहिए कि उनको अननेसेसरली बाहर ना छोड़े सर्दी के मौसम में। डॉक्टर साहब, लास्ट में जाना चाहूँगा, हार्ट अटैक के केसेस हमारे सामने ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी अमवातें बहुत ज़्यादा हो रही है, और खासकर नौजवान जो नस्ल है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या रीजन इसके हो सकते हैं? देखिए, ये भी एक मतलब इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर सीजन जब कोल्ड वेदर होता है तो उस टाइम हम वैसे भी देखते हैं कि जो इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक्स और इंसिडेंसेस ऑफ स्ट्रोक्स इंक्रीज होती है। कोल्ड वेदर भी एक मेन रीजन होता है इसके लिए, क्योंकि जब सर्दी होती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती है, तो ब्लड सप्लाई तो डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाती है। तो सर्दी से ये स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स इंसिडेंट्स ये बढ़ जाती है। और स्पेशली हम नौजवानों में भी देख रहे हैं इसमें भी। और एक कोविड का भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कोविड में भी हम देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन से होता है तो उनमें भी हमने काफी पेशेंट्स में देखा है कि सडन डेथ वाक़ा हो सकती है बिकॉज ऑफ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट या न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। तो पूरा ये क्या एहतियात ही बरतना है, सबसे बड़ा इलाज जो है वो एहतियात ही है। बिल्कुल, जब तक हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन आएगा तब तक हमारे लिए एक ही हथियार है इस वायरस के खिलाफ, वो है एहतियात। चलिए नाज़रीन, आपने डॉक्टर नवीद नज़ीर की बात सुनी है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं तब तक एहतियात ही एक बड़ा इलाज है कोविड-19 का। हम अपने आप को बचा सकते हैं जब कोविड-19 से, अगर हम एहतियात करें, और एहतियात बरतना बड़ा ज़रूरी है जो शायद हम भूल चुके हैं। अगर हम घर में जाए तो वहाँ पे भी हम एहतियात करें, घर से बाहर आए, ऑफिस जाए तो एहतियात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे तो एहतियात करें। मतलब हर एक जगह पे अगर हमें एहतियात बरतना है तो वो एहतियात शायद लोग अब नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग भूल चुके हैं कि कोविड-19 है। अगर सरकार ने प्रोटोकॉल सेट किया था, दुकानों में किस तरह आप जा सकते हैं, कस्टमर कितने जा सकते हैं, वहाँ पे किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें अब कागजों में हैं, अब कहीं दिख नहीं रही है, ना मार्केट में, ना गाड़ियों में, ना ऑफिस में, कहीं पे ये सब चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और सरकार ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की या किसी के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाए गए हैं, और जिसकी वजह से कोविड-19 अब दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, डीडीसी इंतखाबात के हवाले से। आज भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रैलियाँ निकाली हैं, वो उन्होंने जलसे किए हैं, लोगों से मिले वो,
और अपनी बात रखी है। उनके कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। नॉर्थ कश्मीर में खासकर आज मुख्तलिफ रैलीज निकाली गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सोपोर इलाके में टांगा रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो पार्टी अफेयर्स हैं विबोध गुप्ता वो मौजूद रहे और बाकी जो लीडरान हैं जम्मू कश्मीर के वो उस टांगा रैली में मौजूद रहे जो सोपोर से निकाली गई थी और जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट्स को कामयाब करने के लिए उन्होंने लोगों तक बात पहुंचाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है, हम आपकी नजर करते हैं। जिसे मिनी लंदन कहा जाता है, पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों से सोपुर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद जो फैला हुआ था, आज टांगा रैली निकालकर सोपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के टांगे वाले उन्होंने एक संदेश दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के मिशन के साथ हैं, मोदी जी के कश्मीर विजन के साथ हैं और मोदी जी का मिशन और विजन जो कश्मीर है वो है शांति, शांति और शांति, पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। ये जो सोपुर है ये बड़ा खूबसूरत है और एक बड़ी मंडी है और इस मंडी को जितना ध्यान देना चाहिए था सक्सेसफुल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। हम वादा करते हैं सोपुर के लोगों से कि यहाँ से हमारा जो कैंडिडेट है फरीदा खान, उनके जीतने के बाद और यहाँ पर एक बड़ी मंडी जो है इंटरनेशनल लेवल की मंडी जो है सोपुर के अंदर दी जाएगी। आप देखिए माहौल खुल चुका है सोपुर के अंदर, आप देखिए किस ढंग से आज टांगे वाले जो हैं खुलकर भारतीय जनता पार्टी की रैली करने के लिए यहाँ पर वो निकले हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इधर अपनी पार्टी ने हंदवारा में एक पॉलिटिकल रैली का इनेकाद किया था। वहां पे पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के हमरा बाकी सीनियर लीडरान जो वो मौजूद रहे और उन्होंने वहां पे बात की डीडीसी इंतखाबात के हवाले से, उनके नुमाइंदों के हवाले से और कहीं ना कहीं जो अलायंस बना हुआ गुपकार अलायंस को निशाना कहीं ना कहीं बनाया गया है इस तकरीब के दौरान जो वहां पे मुकर्रर रहे। मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने क्या बात कही है मीडिया के साथ, हम आपकी नजर करते हैं। मैं आपको कहता हूँ यहाँ 1947 में बहुत कुछ कहा गया ना, क्या मिला, क्या मिला? यही तो गलतफहमी हम सब लोगों को कि जो कहा गया तो वो खुद ही मिलेगा, उसके लिए तो लड़ना है ना। परसों लैंड का कानून आया, वो वही आया जो हम चाहते हैं? नहीं आया। लैंड जो जॉब्स का आया, नहीं आया। जॉब्स के लिए हम लड़े, हमने मॉडिफिकेशन कराई, लैंड में भी मॉडिफिकेशन कराई। लड़ने के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है। जब तक ना आप माँ दूध नहीं देगी बच्चे को, जब तक वो नहीं मांगेगी। कहा जी उन्होंने, ये मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे शफीक रफीक भी मुझे ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं हम दे देंगे। उस पीपल्स अलायंस की जमातों में एक तो अभी तक उनके मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में अभी तक भी बीजेपी के साथ वोट करते हैं। तो अगर हम साथ देते हैं तो पहले बताइए वो क्यों उनके साथ हैं? तो देखिए दो ही रास्ते हैं 370-35 से वापस लाने के, या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहां से सुप्रीम, और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है डीडीसी के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है, या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे दे जो हम सब चाहते हैं के बारे में। इंजीनियर रशीद साहब को फौरन से पेशतर ही शुड बी रिलीज, और उनकी रिहाई भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया गया उनको भी रिहा करना चाहिए। ही इज़ अ पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल आदमी है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, उसने लोगों की तर्जुमानी की है, उसने अपने इलाके की तरक्की की है। वाई शुड ही नॉट बी रिलीज? और इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं और हम रोज़ कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं, ही शुड बी रिलीज। और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम उनको रिलीज करके नहीं लाएंगे। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट जो हल्का इंतखाब चाड़ोरा के इंचार्ज भी है ने आज रैली निकाली और इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने वहां पे जो पीडीपी के नामजद उम्मीदवार है चाड़ोरा के लिए, उनके लिए उन्होंने लोगों से वोट अपील की और मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने लोगों तक बात पहुंचाई कि उनके कैंडिडेट को कामयाब करे, पीडीपी के कैंडिडेट को कामयाब करे। तामीर व तरक्की के करने के हवाले से अगर बात करें तो मोहम्मद यासीन भट्ट का कहना है कि वो वादा बंद है, उनकी जमात वादा बंद है कि चाड़ोरा इलाके में तामीर व तरक्की होगी, उनके जो लोगों के मुश्किलात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे अगर उन्होंने पीडीपी के उम्मीदवार को कामयाब किया है, उनके हक में वोट डाला है। और क्या कहा मोहम्मद यासीन भट्ट ने, हम आपकी नज़र करते हैं। आज हमने मीटिंग यहाँ पे टंगनाड़ में किया है, अपने साथियों से हमने बात की 13 दिसंबर पे जो वोटिंग है
तो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये सुबह सवेरे निकल कर इंशाल्लाह PDP कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो DDC का इलेक्शन है, डेवलपमेंट का इलेक्शन है, यहाँ पे चावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। इंशाल्लाह हम इसलिए निकले हैं कि लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो 13 दिसंबर इंशाल्लाह सवेरे निकल कर PDP कलम दवात पर अपने वोट का इस्तेमाल करें, PDP को कामयाब करें। जितने भी यहाँ चावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के साथ शोबे जुड़े हुए हैं, वो तमाम तबाह व बर्बाद हुए हैं, उन तमाम शोबों पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे और डेवलपमेंट का जो एक नया जाल चावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इंशाल्लाह नए सिरे से बिछाएंगे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल इंतजामिया के हवाले से, जहां पे सरकार ने फैसला लिया था कि अब कोई एडमिशन फीस इस साल नहीं लिया जाएगा और बच्चों को स्कूलों में फ्री एडमिशन दिया जाएगा। फ्री एडमिशन जो है वो कागजों तक महदूद है। एडवर्टीजमेंट में फ्री एडमिशन ज़रूर नाम लिया जाता है, मगर जो ही पेरेंट बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे एनुअल फीस जो है वो लेने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आप एनुअल फीस दे दो, हम आपका एडमिशन फीस नहीं लेते हैं। एक अच्छी खासी रकम जो है वो उनसे वसूल की जाती है। कई लोगों ने शिकायत की, हमारे सामने उनके वो शिकायत लेकर आए हैं। अगरचे हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर आज तक कोई इस पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बात नहीं की, कोई फैसला सामने नहीं आया है। हमारे साथी इरफान फाजिल ने कई पेरेंट्स से बात की, कई जो स्कूल इंतजामिया के मालिकान हैं उनसे बात की और सरकार से बात करने की कोशिश की कि क्यों इस तरह का फैसला आया कि अगर फीस नहीं लेना है उसके बावजूद भी जो है एक अच्छी खासी रकम वसूल की जाती है। तो वहाँ से रद्दअमल में क्या जवाब मिला है, हम बराह रास्त इरफान फाजिल से जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खासी रकम वसूल की जा रही है पेरेंट्स से, प्राइवेट स्कूल मालिकान की तरफ से, जहाँ पे एडमिशन फीस नहीं लेना है, अब एनुअल फीस का नाम लेकर उनसे पैसा वसूल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों ने आपके सामने ये शिकायत रखी है? सईद रूफ फारूकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ आजकल कई सारे मुद्दे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आजकल एजुकेशन जो है, एजुकेशन सेक्टर जो है रोल अदा कर रहा है और उसमें कई सारी खामियां जो है आए रोज़ दिखाई भी देती है। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल्स को ही लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस ट्रेंड बन चुकी है आजकल। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सबसे पहले बड़ा हैमर जो होता है वो जी हाँ प्री नर्सरी के मामलात, जब बच्चे को दाखिला दिलाना होता है स्कूल में, और पेरेंट जो है आजकल आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कंपटीशन बन चुका है कि बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना है, और बड़े स्कूल को लेकर बात करें तो बड़ी बात और बड़े डिमांड्स होते हैं। यानी चैप्टर जो है कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब आए रोज अब ये शिकायतें आ रही है कि एक जानिब देखा जाए 370 से लेकर 370 का मामला हो या उसके बाद कोविड-19 और कोविड-19 पैंडेमिक में कई सारी चीजें जो है शट डाउन हो गई, और एजुकेशन सेक्टर में के साथ साथ अगर बात करें फिर अनलॉक का मामला चला, और अनलॉक को लेकर फिर से बात चली कि अब एडमिशंस होंगे और स्कूल जो है बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए पेरेंट्स को आगे आना होगा। और आए रोज अब ये खबरें आ रही है कि अब एडमिशन फीस जो है उसका एक डिफरेंट सा ट्विस्ट जो है रूफ दिखाई देने लगा है। अब एनुअल चार्जेस के साथ उसे जोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी, जो नोटिस जारी की गई थी, हमने देखा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन असगर सामू ने जिस तरीके से एक हुक्मनामा भी जारी किया, उसमें बताया कि एडमिशन फीस नहीं लेना होगा, एडमिशन फीस जो है वो रिवर्ट करना होगा या कैंसिल करना होगा इस बारी। और कुछ स्कूलों ने इस पर जी हां कुछ अलग सी ही रिएक्शन दिखाई। हम आज भी देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की मार लगातार बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स पर दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर देखा जाए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक एडमिशन फीस पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ अब ये भी खबरें हैं जब स्कूल बंद थे तो उसके साथ साथ ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। और आजकल पेरेंट्स मैक्सिमम ये शिकायत लगा रहा है कि आखिरकार एजुकेशन महकमा, सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहां? इरफान, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अगर हम बात करें न्यू एडमिशन की, तो इस तरह भी की खबरें आ रही है, कुछ पेरेंट्स ने जो शिकायत की उनका ये कहना है कि जो फीस वसूल की जाती है अब एनुअल चार्जेस के हवाले से, और ये भी फिर कहा जा रहा है कि आपका जो बाकी रकम होगा वो आप इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाएगा, मगर एकदम आपसे पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, आपसे तो पूरा पैसा वसूल करेंगे मगर अब इंस्टॉलमेंट के नाम पे पैसा वसूल किया जाएगा। तो आपने कई जो सरकारी अफसरान हैं या जो मुंसलिक लोग हैं इनके साथ इसके साथ तो उनसे बात की, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था, उनका क्या कहना था?
देखिए, एक साइड से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में आए रोज अप एंड डाउन्स है। यानी हम कह सकते हैं कि एक दिन एक डिसीजन आता है, दूसरे दिन दूसरा डिसीजन आता है, और आखिरकार जो मार है वो पेरेंट और बच्चे के साथ ही दिखाई देती है। अभी आप देखिए, अगर एडमिशन चार्जेस कैंसिल हो गए तो आप एनुअल चार्जेस को लेकर एक साल के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स को लेकर बात करें तो इंस्टॉलमेंट से भी आप पैसा रिकवर कर ही रहे हैं ना। आप कौन सी रिलैक्सेशन दे रहे हैं? क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि रूफ किसी ने इकोनॉमी के हवाले से सारी इकोनॉमी क्रश थी, रोजगार के वसाइल और खासतौर पर किसने क्या कमाया क्या जीता वो सब जानते हैं। मगर स्कूलों को लेकर जब ये बात हुकाम तक हमने पहुंचाई तो वहां पर उनका मानना है कि एक्शन हो रही है। जमीनी सतह पर वो एक्शन जो है बहुत कम दिखाई दे रही है। एसोसिएशन जो बनी है, जो भी इसके बड़े बड़े सरमाएदार हैं, मुझे लगता है कि उनकी एक ट्रेंड और एक पॉलिसी जो है खुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है, जिसकी वजह से जो है अब स्कूल वाले जो है टस से मस नहीं हो रहे। हम किसी स्कूल वाले से भी अगर बात करते हैं, उनका मानना है कि कार्रवाई हो रही है, कोशिश हो रही है। अगर कोशिश हो रही है तो 90% यानी 90% अगर आप देख रहे हैं इस वक्त एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं, जो कि एक नए एडमिशन के साथ जोड़ा जा रहा है। इरफान, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इरफान फाजिल इस मामले पे बात कर रहे थे बराह रास्त, और मामला जो है वो फीस का है। क्योंकि अगर हम तालीम के मैदान की बात करें, आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद और फिर कोविड-19 के बाद यहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो ठप होकर रह गया है। सरकारी स्कूलों की बात करें या प्राइवेट स्कूलों की बात करें, अब जो एक कसीर तादाद जो बच्चों की है वो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल कर रही है, या नए जो एडमिशन्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों में वो एडमिशन हो रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पेरेंट्स जो है, वालिदैन जो अपने बच्चों का दाखिला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात जो है सरकारी स्कूलों के जिस तरह के रिजल्ट सामने आ रही है। अब प्राइवेट स्कूल जो है वो अब बच्चों को या वालिदैन को दो हाथों से लूट रहे हैं, और पैसा वसूल किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से अब उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है। एडमिशन फीस नहीं लेना है, एनुअल फीस के नाम पे उनसे पैसा वसूल किया जा रहा है, और इसी तरह बाकी चार्जेस लगा के एक अच्छी खासी रकम जो है वो वालिदैन से वसूल की जा रही है, और सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगरचे सरकार का ही हुक्मनामा है कि एडमिशन फीस नहीं लेना है, उसके बावजूद भी बिना रसीद के अब एनुअल फीस वालिदैन से वसूल की जा रही है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।